तो इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ऑफ मोमेंट्स। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स क्या है? मोमेंट्स पे बेस्ड मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, पैरामीटर का एक एस्टिमेटर आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था। पैरामीटर को हम यहाँ पे थीटा से नोट करेंगे और एस्टिमेटर को टी से हम नोट करते हैं। अब ये टी क्या होता है? टी होता है फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। तो ये x1 x2 अप टू xn ये हमारा क्या है? सैंपल ऑब्जर्वेशंस है। मीन्स हमारे सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? n ऑब्जर्वेशंस हमने लिए हुए हैं। तो यहाँ पे नोटेशन के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल N को पॉपुलेशन साइज हम कहते हैं। कैपिटल N हमारा पॉपुलेशन साइज होगा, कैपिटल X हमारा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक होगी, थीटा पॉपुलेशन पैरामीटर होगा और स्मॉल x से हम क्या करेंगे, सैंपल कैरेक्टरिस्टिक को नोट करेंगे। तो ये नोटेशंस हम यहाँ पे यूज करते हैं और इसी x पे बेस्ड हमने कितने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं? n ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। तो यहाँ पे n हमारा क्या होगा? सैंपल साइज होगा। अब ये पॉपुलेशन साइज़ और सैंपल साइज़ क्या होता है? पॉपुलेशन साइज़ क्या होगा? पॉपुलेशन में कितनी यूनिट्स हैं। जैसे हमारे पास 100 स्टूडेंट की एक पॉपुलेशन है तो कैपिटल N इक्वल टू 100 हो जाएगा। फिर उसमें हम बात करेंगे भाई पॉपुलेशन, जो स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है, 100 स्टूडेंट की पॉपुलेशन है, उनकी हाइट का डेटा हमें चाहिए। तो कैपिटल X यानी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक वो हमारी X इक्वल टू हाइट हो जाएगा। और थीटा जो पैरामीटर होगा, अब थीटा क्या होगा? हाइट का एवरेज, हाइट का वेरिएंस, हाइट का जो मीन और वेरिएंस है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा? थीटा होगा, पैरामीटर हो जाएगा। तो दो पैरामीटर हो जाएंगे, एक पैरामीटर हमारा मीन, एक पैरामीटर वेरिएंस। इसी तरह से अब मैंने क्या किया, 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया। तो उन 10 स्टूडेंट की हाइट का जो डेटा होगा उसे हम x से नोट करेंगे, स्मॉल x से नोट करेंगे। तो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए सैंपल, इस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। और n इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा। हमारे सैंपल में कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। तो ये तो बेसिक एक नोटेशन हो गया। अब यहाँ पे जो कैपिटल T है इसको हम एस्टिमेटर कहते हैं। अब हमने डिफाइन किया था एस्टिमेटर और स्टैटिस्टिक इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। तो ये T क्या है? फंक्शन है। किसका फंक्शन है? सैंपल ऑब्जर्वेशंस का फंक्शन है। तो यही हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है। तो हमें पता करना है भाई इस थी का एस्टिमेटर T एक्चुअल में है क्या, किस तरह का फंक्शन है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो T ये फंक्शनल वैल्यू है, ये तो हमारा एस्टिमेटर होगा और इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी, यानी ये वैल्यू अगर T कैलकुलेट होके आती है तो हम कहेंगे T हमारा क्या है? थीटा का एक एस्टिमेट है। फंक्शन हमारा एस्टिमेटर होगा, उस फंक्शन की किसी पर्टिकुलर सैंपल पॉइंट पे वैल्यू वो हमारी एस्टिमेट होगी। तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ मोमेंट्स की। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स में हम क्या करते हैं? मोमेंट्स का यूज करते हैं। तो हमारे पास भी मोमेंट्स क्या होंगे? दो तरह के होंगे। एक मोमेंट्स जो पॉपुलेशन पे बेस्ड होंगे और एक मोमेंट्स ऐसे होंगे जो क्या होंगे? सैंपल पे बेस्ड होंगे। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स क्या है? मेथड ऑफ मोमेंट्स हमारा सिंपली पॉपुलेशन मोमेंट्स और सैंपल मोमेंट्स को कंपैरिजन हम करते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन मोमेंट्स और सैंपल मोमेंट्स का कंपैरिजन करेंगे। उसके बेसिस पे हम जो भी हमारे रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? अपने पैरामीटर का एस्टिमेटर फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए पॉपुलेशन को जब हम थियोरेटिकली यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो पॉपुलेशन को थियोरेटिकली इस तरह से हम लिख सकते हैं f(x), θ1, θ2 अप टू सपोज θk। ये हमारा एक पॉपुलेशन है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें θ1, θ2 अप टू θk पैरामीटर्स हैं। यानी कितने पैरामीटर्स हैं? k पैरामीटर्स हैं। अब क्या होगा, इस पॉपुलेशन पे बेस्ड हमारे पास मोमेंट्स होंगे जिसे हम म्यू आर डैश या म्यू आर से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे म्यू आर डैश हमारे होंगे रॉ मोमेंट्स और स्पेसिफिकली अगर इसे हम डिफाइन करें तो ये होंगे मोमेंट्स अबाउट
ओरिजिन। तो ये तो हो गया म्यू आर डैश मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। अब ये मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है म्यू आर डैश इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर आर। अब यहाँ पे ये दो तरह से कैलकुलेट हो सकते हैं। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है तो उस केस में ये होगा एक्स टू द पावर आर एफ एक्स, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो उस केस में ये होगा एक्स टू द पावर आर एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे रेंज हमारी x की होगी, यहाँ पे समेसन x के टर्म्स में होगा। तो रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए डिस्क्रीट केस में हम ये फार्मूला यूज करेंगे, कंटिन्यूअस केस में हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई पीडीएफ गिवन है, कोई पॉपुलेशन गिवन है जिसका स्ट्रक्चर हमें नोन है, यानी एफ एक्स थीटा हमें नोन है, तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन रॉ मोमेंट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड जो है हमारे पास वो सैंपल की बात हम करते हैं। अब हमने क्या किया, इस पॉपुलेशन से जिसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, इस पॉपुलेशन से एक n यूनिट का सैंपल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब n यूनिट का सैंपल सेलेक्ट किया तो अब देखिए प्रैक्टिकली जब हम म्यू आर डैश की बात करते हैं तो यहाँ पे तो हमने म्यू आर डैश देखिए थियोरेटिकली डिफाइन किया हुआ, दिस इज़ कॉल्ड थियोरेटिकल एवरेज, इसे हम थियोरेटिकल एवरेज कहते हैं। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल एवरेज होगा म्यू आर डैश। अब ये क्या होगा, देखिए n यूनिट का सैंपल है हमारे पास, सैंपल होगा जिसमें x1 x2 अप टू xn ये हमारे ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो इन ऑब्जर्वेशंस का जो मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ रॉ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ये होगा 1/n समेसन x टू द पावर r। अब ये मोमेंट क्या है, सैंपल पे बेस्ड है, तो इसको मैं नोटेशन दे देता हूँ एम आर डैश। ये मेरा नोटेशन हो गया एम आर डैश इक्वल टू 1/n समेसन x टू द पावर r, वेयर समेसन वेरीज इन द वैल्यूज़ ऑफ x। तो अब ये एम आर डैश हमारा सैंपल मोमेंट्स को डिफाइन करता है। इसी तरह से यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एम आर डिफाइन कर सकता हूँ। अब ये एम आर क्या होगा, ये होगा 1/n समेसन x माइनस x बार होल टू द पावर r, और x बार की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, x बार की वैल्यू होगी 1/n समेसन xi, यानी इस सैंपल का मीन, इस सैंपल का एवरेज ये x बार है। तो इस x बार की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, सेंट्रल सैंपल मोमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये एम आर डैश हमारा कहलाया rth सैंपल रॉ मोमेंट, और rth मोमेंट ऑफ सैंपल अबाउट ओरिजिन, इस तरह से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। और एम आर हमारा हो गया rth सैंपल सेंट्रल मोमेंट। अब ये क्या है, सैंपल पे बेस्ड हैं, और ये जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ये पॉपुलेशन पे बेस्ड है। तो दो तरह के मोमेंट्स हमें मिले, एक तो पॉपुलेशन मोमेंट्स और दूसरा सैंपल मोमेंट्स। तो हमने क्या करना है, इस पॉपुलेशन मोमेंट और सैंपल मोमेंट के बीच में कंपैरिजन करना है। तो अब कंपैरिजन कैसे होगा, कंपैरिजन होगा इस k के बेसिस पे, k इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो हम क्या करेंगे, अब ये पैरामीटर्स क्या है यहाँ पे, θ1 θ2 θ के सारे अननोन हैं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी जो हमने लेक्चर वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन और बेजियन थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। उस लेक्चर वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और हमने देखा था कि जो क्लासिकल थ्योरी में है उसमें जो पैरामीटर होता है वो हमारे लिए क्या होता है, अननोन होता है। तो इसी को हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं। अब सपोज़ क्या है, हमारे पास k पैरामीटर्स हैं, तो इसका मतलब है k अननोन्स हैं। अब k अननोन्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, k इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी हम k अननोन्स फाइंड कर सकते हैं। तो वो k इक्वेशंस क्या होंगी, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स में हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, वी हैव टू सॉल्व, क्या सॉल्व करना है, म्यू आर डैश इक्वल टू एम आर डैश।
फॉर एवरी आर 1 to up to k। अब यहाँ पे r की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी, 1 से लेके k तक वेरी करेगी, और k क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है, देखिए म्यू आर डैश हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, एम आर डैश हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, तो एम आर डैश तो बहुत बेसिक हो गया। एम आर डैश में r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एम आर डैश m1 डैश हमें मिल जाएगा, m1 डैश होगा 1/n समेसन x। इसी तरह से m2 डैश हमें मिल जाएगा, m2 डैश होगा हमारा 1/n समेसन x स्क्वायर, m3 डैश होगा 1/n समेसन x क्यूब। तो ये तो हमारा सैंपल से निकल के आ जाएगा। अब पॉपुलेशन के लिए हमें ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे fx की हेल्प से ये म्यू आर डैश हमें कैलकुलेट करना होता है। तो फिर जो जो वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे म्यू1 डैश की वैल्यू आएगी, हमारे पास m1 डैश की वैल्यू होगी, तो एक इक्वेशन हमें मिलेगी म्यू1 डैश इक्वल टू m1 डैश। सिमिलरली म्यू2 डैश इक्वल टू m2 डैश, सिमिलरली म्यू3 डैश इक्वल टू m3 डैश, म्यू4 डैश इक्वल टू m4 डैश। कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास k इक्वेशंस ना आ जाएं। अब अगर k पैरामीटर सिंगल पैरामीटर है, तो सिंगल पैरामीटर होगा तो उसमें एक ही इक्वेशन हमारी सॉल्व होगी, म्यू1 डैश इक्वल टू m1 डैश। अगर दो पैरामीटर होंगे तो दो इक्वेशन हम बनाएंगे, म्यू1 डैश इक्वल टू m1 डैश पहली इक्वेशन होगी, और म्यू2 डैश इक्वल टू m2 डैश दूसरी इक्वेशन होगी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर के टर्म्स में सैंपल के फंक्शंस निकल के आएंगे, और वही सैंपल ऑब्जर्वेशंस के फंक्शन हमारे क्या हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर पैरामीटर का एस्टिमेटर होगा। तो ये तो हो गया मेथड ऑफ मोमेंट्स। इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। अब कभी कभी क्या होता है, ये इक्वेशन सॉल्व करने में टिपिकल हो जाती है, काफ़ी लेंथी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, म्यू आर डैश की जगह पे सेंट्रल मोमेंट ले लेते हैं। तो कभी कभी हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन वही है, सिंपल मैंने क्या किया है, रॉ मोमेंट्स की जगह पे सेंट्रल मोमेंट्स को ले लिया है। तो हम म्यू आर निकालेंगे और उसे एम आर के इक्वल करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से सेंट्रल मोमेंट्स के टर्म्स में इक्वेशन आएंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हम पैरामीटर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेथड ऑफ मोमेंट्स का प्रोसीजर। अब इसकी लिमिटेशन क्या होगी, अब इसकी लिमिटेशन की बात करें तो देखिए इसकी लिमिटेशन यहाँ पे डिपेंड करती है आपका हमने क्या करना है, यहाँ पे समेशन और इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। समेशन कब कैलकुलेट करना है, जब पीडीएफ डिस्क्रीट होगा, और इंटीग्रेशन कब करना है, जब पीडीएफ या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या पॉपुलेशन हमारी क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। तो अब क्या होता है, कोई पॉपुलेशन ऐसी होती है जो x की वैल्यूज़ के लिए हमारी कन्वर्ज नहीं करती है। x की वैल्यूज़ के लिए जब भी हमारा समेशन कन्वर्ज नहीं करेगा या इंटीग्रेशन कन्वर्ज नहीं करेगा, तो उस केस में मोमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पॉपुलेशन मोमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हम ये इक्वेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ मोमेंट फेल हो जाएगा। किस केस में फेल होगा, जब इंटीग्रेशन या समेशन हमारा कन्वर्ज नहीं होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, इन्फिनिटी सीरीज बनेगी, तो उस केस में मेथड ऑफ मोमेंट फेल होगा। तो कैसे वहाँ पे हम फिर मोमेंट एस्टिमेटर कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने पीडीएफ का स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम ऑफ रैंडम वेरिएबल। हम क्या करेंगे, जिस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ होगा उस रैंडम वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करेंगे दूसरे रैंडम वेरिएबल में, उसका पीडीएफ निकालेंगे, फिर वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन या समेशन को कन्वर्जिंग सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी डीप हो जाएगा। अब इसको सिंपल टर्म्स में हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन हम कुछ सॉल्व करते हैं। अब मेथड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे बेस्ड। तो देखिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नोट किया हुआ है, लेट x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, फाइंड मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली हमें दिया हुआ है कि हमने क्या करना है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर का मोमेंट एस्टिमेटर निकालना है। मोमेंट एस्टिमेटर निकालने का मतलब हुआ कि जो एस्टिमेटर हम फाइंड करेंगे वो मेथड ऑफ मोमेंट्स की हेल्प से फाइंड करेंगे।
तो अब कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो पॉपुलेशन हमें डिफाइन की गई है उस पॉपुलेशन से हम क्या करेंगे, एक n यूनिट का रैंडम सैंपल सेलेक्ट करेंगे। अब ये भी आप ध्यान रखोगे, जब भी हम कोई रैंडम सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो रैंडम सैंपल के ऑब्जर्वेशंस म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये x1 x2 अप टू xn ये सारे आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो हमने नोट कर लिया, लेट x1 x2 अप टू xn बी ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। तो इसका मतलब है ये इंप्लाई करेगा भाई xi मीन्स ith सैंपल ऑब्जर्वेशन, ये फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विथ पैरामीटर म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर फॉर एवरी i 1 2 अप टू n। और अगर ये डिफाइन है तो यहाँ से हम ये डिफाइन कर सकते हैं भाई पीडीएफ क्या होगा, पीडीएफ हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e टू दी पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, जहाँ पे x की जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगी। तो ये हमारा पीडीएफ डिफाइन हो गया। अब हमने रैंडम सैंपल कंसिडर किया हुआ है और हमें पता है भाई हमने क्या करना है, मेथड ऑफ मूवमेंट्स को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम k यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, k इज़ नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर्स। तो कितने अननोन पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स यहाँ पे अननोन है। तो हमें क्या करना होगा, 2 इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। देयरफॉर वी हैव टू सॉल्व 2 इक्वेशंस गिवन बाय, अब क्या इक्वेशंस होंगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी μ1 डैश इक्वल टू m1 डैश, ये एक पहली इक्वेशन होगी जहाँ पे m1 डैश की वैल्यू हमें नोन है। m1 डैश की वैल्यू कितनी है, इसको हम चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ये μ1 डैश इक्वल टू m1 डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन n समेसन x, दैट इज़ x बार। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसी तरह से इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन जो होगी μ2 डैश इक्वल टू m2 डैश होगी। तो यहाँ से μ2 डैश इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन n समेसन x स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो m1 डैश हमने देखिए क्या किया, सैंपल के बेसिस पे हमने इसे डिफ़ाइन कर लिया और m2 डैश को भी सैंपल के बेसिस पे डिफ़ाइन कर लिया। अब हमने क्या करना है, μ1 डैश और μ2 डैश को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इन्फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे हमें ये पीडीएफ गिवन है तो इसकी हेल्प से हमें क्या करना होगा, μ1 डैश निकालना होगा और μ2 डैश निकालना होगा। तो देखते हैं अब काफ़ी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं हमारा वीडियो तो हो सकता है आपको इसमें μ1 डैश की वैल्यू क्या आएगी वो पता है, μ2 डैश की वैल्यू क्या आएगी वो पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है इसको फाइंड करने में प्रॉब्लम हो। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम इसे देखिए फाइंड करते हैं। μ1 डैश हम निकालते हैं, तो μ1 डैश होगा, μ1 डैश इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। हमने डिफ़ाइन किया था, आप पीछे देखेंगे हमने डिफ़ाइन किया था μr डैश इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू दी पावर r। अब हमने r इक्वल टू 1 ले लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ1 डैश इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो जाएगा। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों यूज होगा, क्योंकि हमारा जो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन है वो रैंडम वेरिएबल एक इंटरवल में डिफाइन है। इंटरवल में डिफाइन है तो रैंडम वेरिएबल हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे तो ये x इंटू एफ एक्स डी एक्स विद द रेंज ऑफ x, इस तरह से हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। तो अब हमने ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, x की वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए। तो x की रेंज हमारी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी और ये x एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ए टू दी पावर -12 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर डी एक्स। इतना हमने इसे पुट कर लिया। अब ये इंटीग्रेशन हमने सॉल्व करना है तो अब हम क्या करते हैं, ये 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई तो हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया
अंदर रहा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर dx। अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस इंटीग्रेशन में एक हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब हम इसे बाई पार्ट्स से सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गामा इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब गामा इंटीग्रेशन का रूल हमारा क्या है, गामा इंटीग्रेशन का रूल है भाई इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। और वहाँ पे क्या होता है, गामा इंटीग्रल में एक पार्ट हमारा अलजेब्रिक फंक्शन होता है, दूसरा पार्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो जब हम इसको गामा इंटीग्रेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, गामा इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, एग्जैक्ट गामा इंटीग्रेशन की फॉर्म में नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली गामा इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन हमारा अलजेब्रिक है, दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। तो हम कोशिश करेंगे इसको गामा इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो अजम्पशन है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वल टू जेड, और यहाँ से x इक्वल टू सिग्मा जेड प्लस म्यू एंड डी एक्स इक्वल टू सिग्मा डी जेड। ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन थोड़ा हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी तो z भी हमारा माइनस इन्फिनिटी पे होगा, जब x की वैल्यू इन्फिनिट होगी तो z भी हमारा क्या होगा, इन्फिनिट पे होगा। तो लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, x की वैल्यू हो गई हमारी सिग्मा जेड प्लस म्यू, और ये सब्स्टिट्यूशन हमने अप्लाई किया तो ये 1/2 जेड स्क्वायर, और dx की जगह पे सिग्मा डी जेड हम पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए सिग्मा और सिग्मा हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट्स में लिख लेते हैं। तो इसे अब हम नोट करेंगे तो ये 1 अपॉन रूट 2 पाई यहाँ पे मिलेगा, और लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसको हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा जेड ई टू द पावर माइनस 1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। एक वैल्यू हम ये लिख सकते हैं इस तरह से, और इसके साथ प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी म्यू ई टू द पावर माइनस 1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। एक इंटीग्रेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने सिंपली क्या किया, इस सिग्मा जेड को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको म्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में नोट कर लिया। तो अब देखिए ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल है, ये सेकेंड इंटीग्रल है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिग्मा जेड ई टू द पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर डी जेड। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन की देखिए एक प्रॉपर्टी होती है ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पे बेस्ड। ये प्रॉपर्टी कहती है भाई लिमिट माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, दो तरह से इवेल्यूएट हो सकती है। अब दो तरीके से कैसे इवेल्यूएट हो सकती है, एक तो इसकी वैल्यू होगी ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगी, जब फंक्शन इंटीग्रैंड फंक्शन जो है वो क्या हो, इवन हो। यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी, कब, जब फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन होगा। इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जब एफ एक्स क्या होगा, ऑड होगा। अब ये ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। तो ऑड फंक्शन के लिए देखिए इस तरह का रूल होता है, एफ एक्स हमारे पास गिवन है तो हम क्या करें, इस एफ एक्स हमको गिवन है, एफ एक्स हमें गिवन है
तो हम f माइनस एक्स फाइंड करते हैं। तो जब f माइनस एक्स फाइंड करेंगे तो ये अगर वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाती है, ये वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स आती है तो इस केस में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा ऑड फंक्शन होगा। इसी तरह से अगर हम f माइनस एक्स कैलकुलेट करें और ये एफ एक्स के इक्वल आए तो इस केस में फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, सपोज एक्स क्यूब है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब हम क्या करते हैं, f माइनस एक्स निकालते हैं, तो f माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स टू द पावर 3, तो ये माइनस एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये इतना होगा। तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या है, ऑड है। अब सीधे सीधे भी हम देख रहे हैं भाई x की पावर क्या है, ऑड नंबर्स में है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, तो उस केस में जब हम f माइनस एक्स कैलकुलेट करते तो ये कितना होता, ये माइनस एक्स स्क्वायर होता और ये कितना आता, एक्स स्क्वायर आता, विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे f माइनस एक्स हमारा एफ एक्स के इक्वल है, तो ये फंक्शन हमारा इवन है। जब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है तो उस केस में फंक्शन हमारा ऑड होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो इंटीग्रेंड फंक्शन है वो हमारा ये है, z इंटू ई टू दी पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर। तो इस इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, z की जगह पे माइनस जेड पुट करते हैं। जब z की जगह पे माइनस जेड पुट करेंगे तो ये माइनस जेड हो जाएगा और ये जेड स्क्वायर हमारा क्या होगा, जेड स्क्वायर में माइनस जेड स्क्वायर निकालेंगे तो वो जेड स्क्वायर ही आएगा, तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा। माइनस जेड होगा तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एफ जेड। तो कहने का मतलब है जब हम यहाँ पे f माइनस जेड निकाल रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, माइनस एफ जेड आ रहा है। तो इसका मतलब है जो इंटीग्रेंड फंक्शन है ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। जब ये ऑड फंक्शन होगा तो उस केस में आप देखिए लिमिट क्या है, लिमिट हमारी लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, माइनस ए टू ए। तो यहीं पे जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो माइनस ए टू ए एफ जेड डी जेड, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये एफ जेड क्या है, हमारा ऑड फंक्शन है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो फर्स्ट इंटीग्रेंड हमारा सॉल्व होके आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अब हम सेकंड इंटीग्रेंड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब सेकंड इंटीग्रेंड को सॉल्व करेंगे तो ये फंक्शन जो गिवन है, ये फंक्शन हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे जब माइनस जेड पुट करेंगे तो इस फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी f माइनस जेड हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ जेड के इक्वल आएगा। तो इस केस में ये इवेल्युएट हो सकता है। अब ये कैसे इवेल्युएट होगा ये हम देखते हैं। तो अब देखिए सेकेंड इंटीग्रेंड को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी म्यू e टू दी पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर डी जेड। तो इसको हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ट्वाइस 0 टू इन्फिनिटी म्यू e टू दी पावर माइनस 1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। इतना लिखा जा सकता है इस प्रॉपर्टी से, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, बिकॉज एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब ये एफ जेड हमारा इवन फंक्शन है तो हमने इसे इतना लिख लिया। अब देखिए ये ऑलमोस्ट गामा इंटीग्रल की फॉर्म में आ गया है। तो इसे हम क्या करते हैं, लिमिट यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी है, ए टू दी पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर में 1 माइनस हाफ जेड स्क्वायर को हम एक नया वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। लेट हाफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यू, दिस इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू रूट 2u, और यहाँ से dz हम सॉल्व करेंगे तो ये dz की वैल्यू आएगी रूट 2/u। तो dz की वैल्यू आएगी 1/2 रूट 2/u du। ये वैल्यू dz की आ गई। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो ये 2 0 टू इन्फिनिटी। अब लिमिट पे देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। व्हेन z इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0, व्हेन z इक्वल टू इन्फिनिटी u इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। तो इस केस में ये e टू दी पावर ये तो हो गया हमारा u, और dz की जगह पे आ जाएगा 1/2 रूट 2/u du। इतनी वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ से ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, म्यू हमने बाहर ले लिया, √2 भी हमने बाहर ले लिया, तो अंदर हमारे पास रहा 0 to infinity (u). और देखिए u क्या है, u⁻⁻⁻² है यहाँ पे, u⁻⁻⁻² du। तो इसे जब हम गामा इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, a⁻−u एंड u⁻⁻1/2 -1 du। हमने क्या किया, इस -1/2 में +1 ऐड किया, -1 ऐड किया, -1 को ऐसे ही रहने दिया, +1 -1/2 सॉल्व किया तो ये 1/2 -1 आ गया। तो ये देखिए हमारा गामा इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ चुका है। अब गामा इंटीग्रेशन क्या होता है इसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो गामा इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म में होता है, 0 to infinity e⁻−ax x⁻n−1 dx, और इसकी वैल्यू होती है गामा n/a⁴n। तो अब ये उसी फॉर्म में है, इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻−au, a की जगह पे 1 है, u⁻n−1 n की जगह पे 1/2 है। तो जब हम यहाँ पे सेकेंड इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये म्यू √2 इंटू गामा n इज़ गामा 1/2 अपॉन 1⁻1/2, a हमारा 1 है तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आ गया, गामा 1/2 हमारा √π होता है तो ये हो गया √2π इंटू म्यू। ये हमारी वैल्यू आ गई सेकेंड इंटीग्रल की। तो अब ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल था, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट इंटीग्रल था, ये सेकेंड इंटीग्रल था, इसे हमने सॉल्व कर लिया तो हमें μ1 मिल गया। तो μ1 कितना मिला, 1/√2π ब्रैकेट फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू 0 निकल के आई थी, सेकेंड इंटीग्रल की वैल्यू है √2π इंटू म्यू। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये √2π कैंसिल हो जाएगा, तो μ1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। सिमिलरली जब हम μ2 फाइंड करेंगे, अब μ2 भी क्या होगा, इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम सॉल्व करेंगे। μ2 में क्या होगा, x की जगह पे क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा फंक्शन में। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी μ² प्लस σ²। तो हमने μ1 निकाल लिया म्यू, और μ2 निकाल लिया μ² प्लस σ²। तो अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी μ1 इक्वल टू x², तो यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बार आ जाएगा। अब ये म्यू क्या है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशंस होगा, x बार ये हमारा क्या है 1/n समेसन xi है। तो म्यू कैप हमारा कितना आ गया, x बार आ गया, यानी म्यू का एस्टिमेटर क्या होता है हमारा, सैम्पल मीन होता है। और म्यू क्या था हमारा, ये हमारा पॉपुलेशन मीन होता है। तो म्यू कैप इज इक्वल टू 1/n समेसन xi। तो ये 1/n समेसन xi ये हमारा क्या है, सैंपल मीन है, और इसी को हम क्या कहेंगे, एस्टिमेटर कहेंगे। तो ये 1/n समेसन xi हमारा एस्टिमेटर होगा, इसकी सैंपल पॉइंट पे वैल्यू जिसे हम म्यू कैप कहेंगे वो हमारा एस्टिमेट होगा। तो म्यू कैप हमारा क्या है, एस्टिमेट ऑफ म्यू, एंड दिस एस्टिमेटर ऑफ म्यू कैप म्यू इज गिवन एज 1/n समेसन xi। अब इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है, हमारे पास μ2 इक्वल टू m2, और m2 में हमने लिया था 1/n समेसन x²। तो अब यहाँ पे देखिए μ2 कितना है, μ2 है μ² प्लस σ² इक्वल टू 1/n समेसन x²। अब सॉरी ये μ² होगा यहाँ पे, तो μ² कितना हो जाएगा, 1/n समेसन xi होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई 1/n समेसन xi होल स्क्वायर प्लस σ² इज इक्वल टू 1/n समेसन x²। तो यहाँ से इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये σ² इक्वल टू 1/n समेसन x² माइनस x बार स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो ये σ² कैप, तो ये क्या होगा हमारा, σ² कैप का एस्टिमेटर होगा 1/n समेसन x² माइनस x बार होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/n समेसन
एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। जब हम इस क्वांटिटी को एक्सपेंड करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी, तो यहाँ पे सिग्मा कैप स्क्वायर कितना हो गया 1/n समेसन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हो गया। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, इसको हमने नोटेशन दिया है स्मॉल एस स्क्वायर। तो ये सिग्मा स्क्वायर कैप इक्वल टू स्मॉल एस स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगी। तो स्मॉल एस स्क्वायर क्या है, सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर है, और एक्स बार क्या है, म्यू का एस्टिमेटर है जब हमारे पास पॉपुलेशन क्या होगी, नॉर्मल पॉपुलेशन होगी। और ये एक्स बार और एस स्क्वायर क्या कहलाएंगे, मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू और सिग्मा स्क्वायर कहलाएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर था मेथड ऑफ मोमेंट्स का। आई होप ये लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इन डाउट्स को लेकर और इन क्वेश्चंस को लेकर नया लेक्चर वीडियो आपके सामने लेकर आएँ। थैंक यू।